23 जुलाई 2021। सर, शेयर 116 पर खुला है, बेच दो। मुझे आपको रिकॉर्डेड लाइन पर लेना होगा। फिलहाल शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है। ऑर्डर 136 रुपए प्रति शेयर में तय हुआ। जोमैटो आईपीओ ओपनिंग के 8 मिनट के अंदर ही मैंने 2.25 करोड़ रुपए बना लिए। मैंने ज्यादातर दूसरे स्टार्टअप्स के सेकेंडरी सेल्स पे इन्वेस्ट किया है, और वो भी मैंने उन्हें तब खरीदा जब वो शेयर्स अपने CDE राउंड पर चल रहे थे। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मैं वैसे भी रात में जल्दी सोना पसंद करता हूं, बजाय अल्कोहल के साथ जागने के, इसलिए मेरे कोई ऐसे बड़े खर्चे भी नहीं है। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं अपने लिए स्टॉक मार्केट में पब्लिक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं समझता। और मुझे यह बात भी अच्छी तरह से पता है कि अगर आप दांव लगाते समय अपना दायरा समेटे रखते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न जरूर मिलता है। मुझे नई शुरुआत करने वाले फाउंडर्स के पीछे पैसा लगाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा एक्साइटेड करता है। बल्कि सच बताऊं तो मैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत बहुत पहले ही कर चुका था, जब मैं ग्रोफर्स के साथ जुड़ा हुआ था। उसी वक्त मैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बीरा पे इन्वेस्ट कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि मैं अल्कोहल से बहुत दूर रहता हूं। इसके बाद भी मैंने बीरा पर इन्वेस्ट किया, और भारत पे के साथ चलते हुए मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। मैंने ना सिर्फ कुछ इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट किया, बल्कि मैंने 2 US बेस्ड टेक्निकल फंड कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया। भारत पे के इन्वेस्टर विन्नी पुज्जी ने ही लेफ्ट लेन कैपिटल जैसे नए फंड की शुरुआत की थी, वो भी तब जब वो सिर्फ 28 साल के थे। और इनसाइड पार्टनर होते हुए पुज्जी ने भारत पे भी अपना भरोसा बनाए रखा, बल्कि दोबारा से इन्वेस्ट भी किया। 2021 का ये साल एक ऐसा टाइम था जब बहुत सी प्राइवेट टेक कंपनीज खुद को IPOs में लिस्ट कर रही थी, और इसी समय सेंट्रम में मेरे वेल्थ मैनेजमेंट RMs रो और सू कोटक में चले गए, जबकि उस समय तक सेंट्रम के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे और वो मुझे कोटक में ले जाना चाहते थे। तो मैंने IPO में उनके जरिए ही इन्वेस्ट किया। मैंने उनसे साफ साफ कहा कि मैं सिर्फ 4 IPO में इन्वेस्ट करूंगा जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, और वो हैं जोमैटो, डिलीवरी, नायका और पॉलिसी बाजार। मैं सच बताऊं तो जोमैटो के IPO को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और ये सही है कि मैं दीपेंद्र के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मैं उनकी एक ही चीज पर टिके रहने और कुछ बड़ा बनाने की काबिलियत पर भरोसा करता हूं। देखा जाए तो कोविड के दौरान लगातार जोमैटो के पास ऑर्डर बढ़ते गए, क्योंकि अब लोग सिर्फ ऑफिस में एक ऑर्डर करने की बजाय पूरे परिवार के 3 से 4 मेंबर्स के लिए फूड ऑर्डर कर रहे थे, जिससे जोमैटो का पूरा मार्जिन लगातार बढ़ गया था। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से इस तरह के ऐप्स पर निर्भर थे। ऐसे में जोमैटो जैसे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के नीचे आने का कोई रिस्क ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान डिलीवरी बॉयज की जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी ने भी डिलीवरी की कॉस्ट को कंट्रोल में रखा। बल्कि कोविड-19 ने फूड डिलीवरी सिस्टम की इकोनॉमी को पूरे देश में रातों रात बढ़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टाइम UPI बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। जब मैंने जोमैटो IPO के लिए 100 करोड़ का एप्लीकेशन लगाया तो हर कोई ये सोचकर बहुत हैरान था कि मेरे पास इतने पैसे कैसे आए। देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉर्पोरेट फाइनेंस था, जिसमें 5 करोड़ रुपए मैंने अपनी पॉकेट से लगाए। बाकी के 95 करोड़ मैंने कोटक वेल्थ से 10% एनुअल इंटरेस्ट पे लिए। इस तरह से इस शेयर को खरीदने के लिए मुझे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ा। नायका IPO की डिमांड 30 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, और उस समय मुझे 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स अलॉट हुए। मेरे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी RMS ने ग्रे मार्केट प्रीमियम्स को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद लगाई थी कि जोमैटो का शेयर 85 से 90 रुपए के आसपास लिस्ट होगा, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत करीब 76 रुपए थी। हालांकि ये तय था कि ये IPO और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जब शेयर शुरुआत पे 116 रुपए पर शेयर पे खुला तो मैंने अपने सारे शेयर्स को बेचने के लिए कह दिया, और जब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि अपने फाइनल स्टेज में पहुंचा, तब तक इसकी प्राइस 136 रुपए पर शेयर तक बढ़ चुकी थी। 82 से 85 रुपए के बीच मैंने इन शेयर्स को खरीदा था, और जब मैंने इसे इस तरह से बेचा तो मुझे 2.25 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। जोमैटो IPO के परफॉर्मेंस के बाद मैं थोड़ा इसे लेकर लालची हो गया और मैं कार ट्रेड IPO की तरफ चला गया, लेकिन अफसोस मुझे वहां पर 25 लाख का नुकसान हुआ। अक्टूबर 2021 तक
टाइम नायका आईपीओ जैसे बड़े टिकट का आ गया था। मुझे शुरू से ही पता था कि यह सुपर डुपर हिट होने वाला है। मैंने ना सिर्फ कोटक में फाल्गुनी नायर के साथ काम किया था, बल्कि मैं उनकी कैपेबिलिटी के बारे में भी अच्छी तरह से जानता था। इसके साथ ही नायका में कुछ कॉमन इन्वेस्टर्स के साथ भी मेरी बातचीत बनी हुई थी, जो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। 27 अक्टूबर को मुझे शार्क टैंक के शूट के लिए मुंबई जाना था। तभी उससे पहले ही कोटक के कुछ लोगों ने मेरे पास आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए लोन डॉक्यूमेंट भेजा, और यह डॉक्यूमेंट करीब 200 पेजेस का था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने मालवीय नगर ऑफिस में बड़ी जद्दोजहद के साथ इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर रहा था। और मुझे यह भी याद है कि मैंने कोटक के उन लोगों से यह भी कहा था कि इस तरह सिग्नेचर करने का एक आसान तरीका होना चाहिए, एक डिजिटल तरीका होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये पेपर तो चूहे खाएंगे। यहां पर कुछ पेजेस ऐसे भी थे जिनमें बहुत सारे सिग्नेचर्स करने की जरूरत थी, और मैं अभी तक इस तरह के मल्टीपल सिग्नेचर का कारण नहीं समझ पाता हूं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोन लेने का प्रोसीजर जो है वो आसान नहीं होता है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना याद दिलाने की कोशिश की, अगर वो मुझे लोन नहीं देना चाहते थे तो बस इतना करते कि वो मुझे समय रहते बता देते, ताकि मैं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कांटेक्ट कर सकूं। उनका ये इनफॉर्मल बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, मार्जिन मनी भी अलग से रख दिया था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर था। जब मैंने उनके सीनियर से बात करने की बात कही तो उन्होंने मेरा फोन उठाना तक बंद कर दिया। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि ये वही लोग थे जिन्होंने सेंट्रम में हमारे बिजनेस के जरिए बहुत बड़ा बोनस बनाया था। दरअसल ये लोग कोटक में अशनीर ग्रोवर के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप के जरिए भारत पे अकाउंट को भी जीतने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। जब ये लोग दूसरों के पैसों के साथ लेन देन कर रहे थे, तब इनमें उन लोगों के साथ सही व्यवहार करने की तमीज ही नहीं थी। यहां बात सिर्फ इस एक ट्रेड में 20 करोड़ के फायदे की अपॉर्चुनिटी को खोने की नहीं थी। बात थी कि ये बैंकर अपने ग्राहकों से झूठ बोल रहे हैं, और इनके इसी झूठ ने मुझे परेशान कर दिया था।
कोटक के इस बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर से मैं बहुत परेशान था और मेरे पास भारत पे में मेरे काउंसलर सुमित सिंह को कॉल करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। मैं चाहता था कि वो कोटक को एक लीगल नोटिस भेजने की तैयारी करें, जिसमें कोटक को यह कहा जाए कि या तो वो फाइनेंस करें या फिर नुकसान की भरपाई करें, क्योंकि उन्होंने महीनों पहले लिखित रूप से तय किया था कि वो आईपीओ पे फाइनेंस कर रहे हैं और आईपीओ ओपनिंग के एक दिन पहले ही आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए सभी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा कर लिया गया था। कोटक की तरफ से मुझे जो लीगल नोटिस मिला उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो एक पक्के बैंकर हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी कमिटमेंट नहीं की गई थी जिस पर कोई लीगल कार्रवाई की जा सके। अक्सर बैंकर अपने झूठ को छिपाने के लिए वकीलों के पीछे छिपना बेहतर समझते हैं। वो अपने ग्राहकों को मजाक में लेने की कला में बखूबी माहिर होते हैं। और फिर 1 नवंबर तक आईपीओ बंद हो गया। इससे आगे कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कोटक ने जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया है, उसके बाद कोटक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट का मेरा पूरा रिलेशन खत्म हो गया। और वो भी उन्होंने ऐसा तब किया जब मैं उनके लिए लाइफ टाइम वैल्यू देने वाला एक बड़ा कस्टमर था। ऐसे ये मामला खत्म हो गया और सब कुछ शांत हो गया। मुझे पॉलिसी बाजार आईपीओ के जरिए 2 करोड़ का फायदा हुआ, जहां मुझे 84 करोड़ के एप्लीकेशन के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड अपनी पॉकेट से जमा करना पड़ा। फिर बाद में मैंने 3 करोड़ रुपए क्लोजिंग डे के दौरान फिर से एडिशनल मार्जिन मनी के तौर पर जमा किया, क्योंकि फाइनेंसर ने जितनी उम्मीद की थी उतना आईपीओ की वैल्यू नहीं बढ़ी। पर यह मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि पॉलिसी बाजार की ओपनिंग इसके आईपीओ की कीमत से 25% ज्यादा पर हुई थी। पॉलिसी बाजार आईपीओ के लिए मेरी फाइनेंसिंग आईआईएफएल से हुई, जो मार्केट में कोटक का सबसे बड़ा मार्केट कंपेटिटर था। जब बात पेटीएम आईपीओ की आई तो मैंने दोबारा से यह सोचा कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूंगा। मुझे यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि इस आईपीओ की कीमत बढ़ी हुई थी। भारतीय जनता और खुद पेटीएम के बजाय अलीबाबा ग्रुप के कारण इस आईपीओ को 10,000 करोड़ में देखना मेरे लिए बहुत तकलीफदायक था। जरूरत इस बात की थी कि शुरुआत में ही इस पर बेहतर ढंग से काम किया गया होता। एक बैंकर होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि अगर पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने आईपीओ की कीमत को 16 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास रखा होता तो उनके स्टॉक को अभी भी कुछ सपोर्ट मिल रहा होता। 16 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन को कमजोर पड़ता देख आज पेटीएम स्टॉक की ट्रेडिंग 6 बिलियन डॉलर में होते देखना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, जबकि आज दूसरे छोटे फिनटेक फर्म्स की कीमत भी इससे ज्यादा है। 26 दिसंबर 2021 का यह दिन अशनीर के लिए बहुत बुरा था। मेरे पास एक ईमेल आई जिसके कुछ अजीब से नाम ने मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ट्विटर पर एक ऐसा ही नाम यूनिकॉर्न बाबा के नाम से फेमस था और इस मेल में मुझे और भाविक दोनों को टैग किया गया था। इस मेल में 4 मिनट 28 सेकंड की एक ऑडियो फाइल थी। इस ऑडियो फाइल में मेरे और कोटक में मेरे रिलेशनशिप मैनेजर के बीच की बातचीत को शामिल किया गया था और मेल में कुछ इस तरह की बातें लिखी गई थी। आज शाम मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा। इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। आप किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, शुरुआत में मैंने इस मेल को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मैंने कुछ इस तरह से रिप्लाई कर दिया, हा हा हा, लोग तो इस तरह की कहानियां बनाते रहते हैं। उस वक्त मुझे नहीं लगा कि मुझे इस जबरदस्ती क्रिएट किए गए ऑडियो का जवाब देने की जरूरत है, लेकिन इसको सुनना बहुत मजेदार था। सामने से तुरंत जवाब आया। उसने मुझे एक तरह से चेतावनी दी और कहा कि मेरी बात को सीरियसली लो बॉस, आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। अगर ये एक बार बाहर चला जाता है तो इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही आगे की बातें तय करेगी। मैंने एक बार फिर उसे रिप्लाई किया। मैंने उससे कहा कि सारे फैक्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करें। मैंने उससे कहा कि आप क्या पोस्ट करने वाले हैं, इसे लेकर थोड़ा सोच लें। दुनिया वैसे ही बदनाम करने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके हाथ का मोहरा बनना चाहते हैं या खुद का फैसला लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह फैक्ट बता देना चाहता हूं कि मैं नायका आईपीओ के दौरान शार्क टैंक के शूट पर था। दूसरी बात यह कि यह सब कुछ मेरी पत्नी हैंडल करती हैं, मैं नहीं। तीसरी बात, अगर इस बात में कोई सच्चाई होती तो बैंक खुद आगे बढ़ता, इस तरह की ऑडियो टेप का सहारा नहीं लेता।
और वो भी तब जब मैं शार्क टैंक पे आ चुका हूं। तो आप प्लीज इस बारे में थोड़ा सोच लो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। और आपको यह भी समझना चाहिए कि मुझे किसी और से आईपीओ फाइनेंस मिल सकता था, जो आज मेरे पास है। चलिए, मैं आपको कुछ भेजता हूं जिससे आपको मेरी बातों पर भरोसा हो जाए। यूनिकॉर्न बाबा अपने एजेंडा पर अड़े हुए थे। मेरे ईमेल करने के बाद भी वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दुनिया सच में मेरे जरिए आपको बदनाम करना चाहती है। मैं जानता हूं और इस बात से 100% अग्री भी करता हूं। बिजनेस वर्ल्ड में बड़े बड़े नाम और ज्यादा पावरफुल लोग इसी मौके की तलाश में हैं। आपके एम्प्लॉइज के लिए भी 1.5 गुना और 2 गुना के ऑफर पर तैयार हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और आपकी पत्नी भी कोर्ट के अनुसार इन सभी चीजों में शामिल है। ये ऑडियो मुझे 2 महीने पहले मिला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पर शार्क टैंक ने मुझे ट्रिगर कर दिया और बस मैं आपके सामने हूं। अब फैसला आपको करना है।